हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया मस्त हैं। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सीबीएसई का सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर को आज डिस्कस करते हैं। और ध्यान दें, एग्ज़ाम में अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे सैम्पल पेपर में आते हैं। सीबीएसई जब सैम्पल पेपर भैया रिलीज़ करता है अपने, तो बहुत सारे सैम्पल पेपर करता है। उनमें से एक सैम्पल पेपर हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारे सैम्पल पेपर हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर डिस्कस करने की। तो आज ये वाला लेक्चर हमारा केवल यही होने वाला है कि क्वेश्चंस लगाएं सैम्पल पेपर वाले जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वाले सैम्पल पेपर में हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न, या फिर ये मान लीजिए जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके से रहता है जैसे बोर्ड का पैटर्न रहता है। क्वेश्चन कई सारे ऐसे होते हैं जो एकदम सीधा सीधा लिंक करते हैं बोर्ड के साथ, मतलब बोर्ड में आने की चांसेस जिनके रहते हैं। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। वो रेयर क्वेश्चन होता है। रेयर नहीं, ये रेयर भी नहीं बोल सकते, ये बोल लीजिए आप एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है ऐसा जो बोर्ड में कम पूछा जाता है या फिर पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम वो भी बताते चलेंगे। बट अगर आप ये वाले सैम्पल पेपर सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं तो आपको एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा और बोर्ड का पेपर आप उड़ा देंगे। समझ गए क्या? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। लास्ट हमारा चैप्टर चल रहा था रियल नंबर, वो अभी हमने थोड़ा रोक के रखा है। उसमें एक लेक्चर और डालेंगे तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर। मेरे पास जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है वो स्टैंडर्ड के लिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, बट बेसिक वाले बच्चे भी इसको निपटा सकते हैं क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड में कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, क्वेश्चन थोड़ा ईजी और टिपिकल हो सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे पास है सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं पढ़ता हूँ और क्वेश्चन आपके साइड में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और सेक्शन ए करते हैं। ठीक है, सेक्शन ए करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे आज से सैम्पल पेपर लगाने की, साथ साथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको भी ख़त्म करने का। और एक वीडियो में कंप्लीट लेक्चर में अगर एक सैम्पल पेपर कंप्लीट डिस्कस नहीं हो पाता तो हम दूसरी वीडियो डाल देंगे, उसकी दूसरे पार्ट में करके डाल देंगे, क्योंकि भैया ज़्यादा बड़ी हो जाती है, सीधा सीधा आंसर नहीं लिखना है, मेरे को समझाना भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो है भैया ये वाले पेपर में तकरीबन 20 ही पूछे जाते हैं वैसे तो। हाँ, 20 MCQs हैं। उसके बाद सेक्शन बी है, उसके बाद सेक्शन सी है, एंड देन सेक्शन डी। उसके बाद सेक्शन ई में आते हैं अपना केस स्टडी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम सेक्शन बी या सी तक तो आज निपटा ही दें। बी तो कर ही दें, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सेक्शन बी तो हम कर ही दें। चलिए, साथ में ये भी बताता चलूँगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा लगा किस क्वेश्चन में, और उसके साथ साथ उसके जैसा और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही बात सर। थोड़ा सा करते हैं स्टार्ट, हम अपने मोबाइल को म्यूट करते हैं। ये लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है a इज इक्वल टू, देखो ध्यान से दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4। बिल्कुल सही बात है। b इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF a, b दे रखा है, मतलब HCF निकालना है a, b का। ऐसा क्वेश्चन तब भी पूछा गया था जब हमने 10th के एग्जाम दिए थे। जब मैं 10th में था तब ये वाला ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये वाला नहीं बट ऐसा कॉन्सेप्ट सेम था। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आपको HCF निकालना होता है तो आपको ए नंबर ये ऐसे कुछ दे के रखा है, बी भी ऐसे कुछ दे के रखा है। आपको ए और बी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो साइड में प्राइम फैक्टर्स करके दे के रखे उनसे मतलब होना चाहिए। आपको HCF निकालना है। यहाँ HCF या LCM दोनों पूछ सकता है। ये वाले क्वेश्चन में HCF पूछा है। HCF निकालने के लिए क्या याद रखेंगे, ध्यान से सुनो। ऊपर और नीचे में आप ये चेक करो जो नंबर कॉमन आ रहा है और कम से कम बार। सर ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 छोटे वाला उठा लो, बस समझो सब बात को, है ना। अब ज़्यादा वो नहीं कि बिल्कुल ही डीप घुस जाएंगे, ना ना ना, सुनते रहो बस। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में कम पावर वाला उठा लो, मल्टीप्लाई। 3 की बारी आती है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 में कम पावर वाला उठाओ। बिल्कुल सही बात है। अब 5 की बारी आती है, एक 5 की पावर 4 लिखा है, एक 5 की पावर 1 लिखा है, तो कम पावर वाला उठाना है। HCF के केस में ध्यान से देखकर कम पावर वाले उठा लेना, सबकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका HCF आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 चौक 36, 36 पंजे 180 हो गया।
180 आपका आंसर आ गया। कोई समस्या का विषय नहीं, होना भी नहीं चाहिए। एलसीएम सुनो, अगर वो एलसीएम पूछ लेता, अगर सर वो एलसीएम पूछ लेता तो क्या करते, ज़्यादा पावर वाला उठा लेते। एचसीएफ के लिए कम पावर वाला उठाना है, एलसीएम के लिए ज़्यादा पावर वाला। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में से भैया 2 की पावर 3 उठाना था, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 3 उठाना था, बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई। 5 और 5 की पावर 4 में से 5 की पावर 4, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। समझ गए, ठीक है। इसके अलावा इसी के जैसा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मेरे टाइम पे भी आया था कुछ इस तरीके से। मान लो 2 नंबर हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक नंबर क्यू है x इंटू वाई। यहाँ पे ए क्यूब ए स्क्वायर या a इंटू वाई कुछ भी दे सकता है, उससे घबराने वाली बात नहीं। बोला HCF निकालो पी क्यू का। आप समझ गए होंगे, मेरी जो लाइन है उनको याद रखना कि HCF निकालने के लिए कम पावर वाला उठाना है, मल्टीप्लाई करनी, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में HCF के लिए x और x की पावर 3 में से कम पावर वाला उठाएंगे, मतलब x की पावर 1, x रखो, मल्टीप्लाई। वाई स्क्वायर और y में से कम पावर वाला उठाएंगे, मतलब सर y वाला, तो y, x इंटू वाई आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, जब 2 नंबर का HCF निकाल रहे हैं तो कम पावर वाला उठा रहे हैं, x इंटू वाई आया है। क्या आया है? x इंटू वाई। हो सकता है यहाँ पे पावर 2 होती तो 3 और 2 में से 2 पावर वाला उठा लेते। अब ये यहाँ तो देखो कितना मजे की बात हो गई कि x इंटू वाई जो आया है वो q के ही बराबर है। तो जो आपके पास 2 नंबर आ रहे होंगे उन दोनों नंबर में से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है HCF उन दोनों नंबर में से ही आपको देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ अलग मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना Q कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। x इंटू वाई Q के बराबर है तो HCF Q भी आ सकता है। समझ गए सर, ये वाली बात तो हम समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर उसने यहीं पे एलसीएम पूछ लिया होता तो सर हम तुरंत बता देते, आपने अभी अभी बताया है, ज़्यादा पावर वाला उठा लेते। 3 और 2 में से x की पावर 3 ज़्यादा है, 2 और 1 में से y की पावर 2 ज़्यादा है, तो सर ये आ गया x की पावर 3 y की पावर 2, मतलब ये p के ही बराबर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो HCF उन दोनों नंबर में से कोई नंबर हो सकता है, एलसीएम उन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ही होगा, नहीं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ चेक कर लीजिए आप, यहाँ 180 आया था, हालांकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है सेम आ जाए, हो सकता है अलग अलग आए, मेरे को लगता है अलग ही आएगा। समझ गए? तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपको HCF या एलसीएम उन दोनों नंबर में से मिल रहा है तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलो, और नहीं, अगर नहीं भी मिल रहा है तो हमने आपको बताया ज़्यादा पावर वाला कम पावर वाला देखना है, मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो नहीं अच्छी बात है। उससे हमें क्या लेना देना, समझ गए क्या आप लोग? ठीक है सर, हम समझ गए। अगर HCF पूछने या एलसीएम पूछने वाले क्वेश्चन बने तो ये वाली बात याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखनी है भाई, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ देखो क्वेश्चन 1 था, उसके साथ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे दूं कि हाँ, डिस्कस तो सैम्पल पेपर ही कर रहे हैं, बट मैं अपने साथ साथ भी 1-2 क्वेश्चन आपको ऐड करके दे दूंगा, आप उसको सोल्व कर लेना। एक हमने करा दिया, एक सैम्पल पेपर का था, एक हम दे देते हैं। मान लो P आ गया a क्यूब b 5 और Q आ गया a स्क्वायर b की पावर 4। तो HCF और एलसीएम आप लोग निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओहो, मार्कर कहाँ जा रहा है? ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके तब रफ करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो क्या कुछ लिखा है। लिखा है आपको ग्राफ दिया गया है, पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम। क्या अगर आपको ग्राफ दिया हो y इक्वल टू fx, ऐसा कुछ ग्राफ दे के रखेगा, ये मत सोचना सर x इक्वल टू fy भी दे देगा, नहीं आता। y इक्वल टू fx या p इक्वल टू fx ऐसा कुछ ग्राफ दे के रखेगा और आपसे बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस बनाओ। आप चेक कर लेना, जो ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट या टच करता है वो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। सर ये वाले ग्राफ ने 1 2 3 4 x एक्सिस को कट या टच कर रहा हो तब चेक करना है। 1 2 3 4, सर 4 जगह पे कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान से सुनना, मेरी सुनते रहो बस ध्यान से मेरी बात। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया y इक्वल टू fx, बोला कि बताओ कितने जीरोस हैं। ऑप्शन दे दिए सर 1, ऑप्शन बी में बोला है 2, ऑप्शन सी में बोला है 3, ऑप्शन डी में बोला है 4। कितने जीरोस हैं? 4 नहीं, 0 ले लो।
नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने हैं। सर एक भी नहीं है, क्योंकि ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। बात समझ गए। अगर वो 0 नहीं देगा तो कुछ, मान लो ये वाला ग्राफ दे दिया उसने, ऐसा कुछ ग्राफ दिया, कितनी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सर एक भी जगह टच या कट नहीं कर रहा है। अगर एक भी जगह टच या कट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 0। 0 रियल है ना, रियल रूट या रियल जीरो जिसमें नहीं है। हालांकि आपके केस में वही है, आप सीधा 0 ही चिपका देना। और अगर ये मान लो 0 ना दे के रखे, वो ऑप्शन में दे दे 1, और ए ऑप्शन में दिया 1, बी ऑप्शन में दिया 2, सी ऑप्शन में दिया 3, क्या आपको डी नीचे दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। डी ऑप्शन में दिया नो रियल रूट एग्जिस्ट या नो रियल जीरोज, या फिर वो बोलेगा रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट या जीरोज एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आप इसी पे लगा के आ जाएंगे। अगर 0 दिया होगा ऑप्शन में तो 0 टिक कर देना। ऐसा बोलेगा नो रियल रूट या नो रियल जीरोज एग्जिस्ट, और ग्राफ टच या कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये वाले ऑप्शन पे 0 वाला ऑप्शन होगा। ऐसा ग्राफ होगा जो टच नहीं कर रहा है तो भैया 0 लगा के आ जाना, जहां टच नहीं कर रहा होगा या कट नहीं कर रहा होगा। अगर 0 वाला ऑप्शन नहीं होगा तो ऐसा होगा नो रियल जीरोज एग्जिस्ट है। हो सकता है ग्राफ उसके लिए ये वाला दे, कैसे भी दे सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 10th क्लास में उतना ज़्यादा नहीं सोचने का है। सर क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा इसके अलावा और क्या दे सकता है, सुनते रहे मेरी बात। इसके अलावा और क्या दे सकता है, सर ऐसा कुछ दे सकता है, मान लो टच करके जा रहा है तो कितने बताओगे, 1। कितना बताओगे, 1। एक जगह टच या कट कर रहा है तो 1 ही बताना है। हालांकि जब पैराबोला वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है, वो एक जगह टच करता है तो दोनों रूट या दोनों जीरोस बराबर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर होते हैं, बट आप 1 ही बता देंगे। ये वाला ग्राफ आएगा, एक जगह टच करेगा तो आप नंबर ऑफ जीरोस कितने बताएंगे, 1 बताएंगे, ठीक है। एक जगह टच करेगा 1 बताएंगे, 2 जगह टच करेगा 2 बताएंगे, 3 जगह 3, ठीक है। टच नहीं कट करेगा, यहाँ तो एक जगह तो टच कर सकता है। अच्छा इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, मान लो कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, ये दे दिया 5,0, ये दिया 2,0 -3,0। उसने पूछ लिया नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप 1 2 3, सर 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर उसने पूछ लिया कि वो जीरोस कौन कौन से हैं वो भी बताइए, तो आप चेक कर लेना एक्स एक्सिस को किस किस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, वो वाला पॉइंट दे के रखेगा। सर -3 पे एक ही हो गया, सर 2 पे एक ही हो गया, सर 5 पे एक ही हो गया। एक्स की वैल्यू तो होती है, ये रही एक्स की वैल्यू, तो -3 2 और ये 5, -3 2 5, ये उसके हो गए जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो नंबर ऑफ जीरोस 3, कौन कौन से जीरोस हैं, सर -3 2 एंड 5, ये उसके जीरोस हो गए, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है, नोट इट डाउन फास्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट के बारे में बात की गई है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होता है, ये आपसे पूछा गया है। वैसे तो आपको पता है इनकंसिस्टेंट जब होता है जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, तो इसमें सीधा सीधा टिक लगाना है, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा सुनो, अगर कंसिस्टेंट के बारे में वो बात करता, अगर वो बात करता कंसिस्टेंट के बारे में, अब जरूरी नहीं है वो इनकंसिस्टेंट के बारे में ही हमेशा बात करे, वो कंसिस्टेंट के बारे में भी बात करता है, तो उस वाले केस में हम लगाते एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए इन द केस ऑफ कंसिस्टेंट। ये वाली बात आप याद रखना। अच्छा एक बात और सुनिए मेरे ध्यान से, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन में 2 बातें आ जाती हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है या तो एक, कम से कम एक, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। एक सॉल्यूशन तो जब होता है सर जब इंटरसेक्टिंग बनती है लाइन, बिल्कुल सही बात है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग बनती है। इंटरसेक्टिंग मतलब सुन लो मेरी बात ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मान लो लाइन ऐसे कट करके जा रही हो एक पॉइंट पे, लाइन कुछ भी दे सकता है, ऐसी भी दे सकता है लाइन,
या फिर लाइन आपको ऐसी भी दे सकता है। एक पॉइंट पे अगर लाइन कट कर रही है, दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, वो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वाले केस में ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है। उसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझना ध्यान से। तो कंसिस्टेंट के केस में कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा कितने भी हो जाएं। तो अगर एक होगा केवल तो वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन वाले केस में, मतलब जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर वन सॉल्यूशन होगा, वो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा कुछ बन रही होगी। अगर क्वेश्चन में ऐसी कुछ लाइन बना के देगा तो समझ जाना इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग मतलब एक सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है, तो अब भी कंसिस्टेंट। ठीक है, ये वाले केस में ध्यान से देखो, आपको पैरेलल लाइन दी गई है। जब पैरेलल लाइन होती है तब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन किस में होगा? जब लाइन पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइन भी दे सकता है केवल, और पूछेगा बताओ कैसा है भैया सिस्टम। सिस्टम सर इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम बिगड़ रहा है। तो पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। एटलीस्ट वन वाले केस में गाड़ी इधर भी जा सकती है और गाड़ी इधर भी आ सकती है। इधर मतलब सर जहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन होती है। समझ गए सर हम? कोइंसिडेंट लाइन, मुझे पता है आप लोग समझ पा रहे हो। कोइंसिडेंट लाइन वाले केस में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अनंत, पता नहीं कितने सॉल्यूशन होंगे, हमें नहीं पता सर। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। कैसी लाइन बनती है सर? एक दूसरे के ऊपर बनती है। ओहो, एक ये जा रहा, ठीक है सर, दूसरी लाइन भी यहाँ से ही होके जा रही होगी। तो अगर ग्राफ ऐसा देगा समझ जाना बहुत सारे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिडेंट लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के केस में ही आएगा, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो इन दोनों केस में सॉल्यूशन है, इसमें एक है, इसमें एक से ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों की दोनों ही लाइन कंसिस्टेंट होंगी। केवल पैरेलल लाइन ही इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। देखो हाँ, जरा मैं क्वेश्चन और पढ़ देता हूँ, शायद वो, हाँ ये वाले सैम्पल पेपर में तो नहीं है, बट मेरे पास एक क्वेश्चन था जो यही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का खेल जिसमें चल रहा था। ठीक है, आया, मिला 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 मिला। अरे आजा, इंटरनेट स्पीड नहीं आ रही है क्या? हाँ, बोला है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब ये वाली लाइन को, तो कितने सॉल्यूशन होंगे पूछा है। ऑप्शन दिया गया है 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 0, डी ऑप्शन में बहुत सारे, मैनी सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक जगह? सर एक सॉल्यूशन होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, चुपचाप सुनो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग, ये वाली। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन है, ऐसा भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने इंटरसेक्टिंग में? केवल वन सॉल्यूशन, या फिर बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए? क्वेश्चन पढ़ देता हूं, लिख लीजिए। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस इज स्लैश करके आर दिया गया है। चलो मैं लिख देता हूँ यार, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। एक मिनट रुको, मैं पॉज करता हूँ वीडियो। देखो पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस इज स्लैश आर। कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ ऐसा दिया गया था, इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 1, खत्म कहानी। ये था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सैंपल पेपर चल रहा था हम उसी को आगे बढ़ाते हैं अपना। थोड़ा धीमे धीमे करेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। ज़्यादा जल्दी भी नहीं दौड़ना है, कभी गिर जाए। ओहो, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। फोर्थ क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे क्वेश्चन अच्छे वाले हैं।
द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है 16x² प्लस 4kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बोला है हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट हैं। रियल और इक्वल रूट कब होते हैं, ध्यान से सुन लो। रियल और इक्वल रूट जब होते हैं जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। d होता था सर डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इफ d इज इक्वल टू 0 इट मीन्स इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल रूट तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू 0 के केस में इक्वल एंड रियल रूट होता है, रियल रूट्स होते हैं। d की वैल्यू ग्रेटर देन में रियल रूट होता है, कौन सा, रियल रूट्स होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। लेस देन 0 में नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तीनों बातें चिपकाओ जल्दी खोपचे में, ध्यान से पढ़ लेना। ये वाले क्वेश्चन में रियल रूट बोला है, रियल एंड इक्वल रूट बोला है, मतलब सर ये वाला केस है d इक्वल टू 0। ये बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 नंबर में। d इक्वल टू 0 दैट इज d की वैल्यू होती है सर b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। b का मतलब समझो, b का मतलब होता है जो x की मल्टीप्लाई में, x की मल्टीप्लाई में 4k है तो b का मतलब हुआ 4k का स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब होता है जो x² की मल्टीप्लाई में मतलब 16 मल्टीप्लाई c का मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ 9 इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, k का स्क्वायर k² माइनस के। लो भाई मल्टीप्लाई कर लो। अब तो मल्टीप्लाई क्यों करना है, 16 कॉमन आ नहीं रहा क्या भैया, तो कॉमन ले लो ना, काहे इतना सोचना। अगर नीचे लिख दे दिख सकता है, 16 कॉमन ले लो। जैसे ही 16 कॉमन लेंगे बचेगा k² माइनस के 16 यहाँ से गायब, 9 चौक 36 इज इक्वल टू 0। हिंदी में पहाड़े याद कर लो जल्दी, आसान हो जाता है मामला। देखो 16 मल्टीप्लाई k² माइनस 36, इसका कोई लेना देना नहीं है तो हमें पता है इधर जाके 0 डिवाइडेड बाई 16 0 बन जाएगा, ऐसा हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। k² माइनस 36 इक्वल टू 0 का मतलब k² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसको हम दो तरीके से करेंगे, k इक्वल टू k² इक्वल टू 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। k इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा 36 और साथ में लिखते हैं प्लस और माइनस के, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 का मतलब होता है 6, अंडर रूट 36 का मतलब 6, तो k की वैल्यू आ गई +6 और -6। बट आप ये वाली बात तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा काम, बट ये वाली बात जब आप ये वाली बात सोल्व करोगे थोड़ा तरीके से कर लेना। कैसे, k² माइनस, ये भी ठीक है, कोई समस्या का विषय नहीं है। 36 को लिखना 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b, ऐसे भी करते हैं। ठीक है, k माइनस 6 को 0 के बराबर रखोगे k की वैल्यू 6 आ जाएगी, k प्लस 6 को 0 के बराबर k की वैल्यू माइनस के 6 आ जाएगी, तो प्लस माइनस 6 दोनों ही केस में आ रहा है। ओके, समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो ऐसा भी दे सकता है कि रियल और इक्वल रूट हो, ऐसा भी दे सकता है नो रियल रूट हो। ठीक है, चलिए नोट करिए। एक और इसी के जैसा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है 1 नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो देखने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे सैंपल पेपर का था। देखिए ये वाला क्वेश्चन है वो जो हम बात कर रहे थे नो रियल रूट का, है ना। इक्वल रियल रूट भी दे सकता है वो, नो रियल रूट भी दे सकता है। ये वाले क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम रहते हैं, बट कर लो ना, है ना, क्या पता किस्मत खराब हो भैया पूछ ले। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, थोड़ी सी बात याद रखनी पड़ेगी लास्ट में। ये तो हमें पता है नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये वाली इक्वेशन का अगर कोई भी रियल रूट नहीं होता है, नो रियल रूट, अगर कोई भी रियल रूट नहीं होता है, d की वैल्यू लेस देन 0 की, बिल्कुल सही बात है। d का मतलब b² माइनस के 4ac, b का वैल्यू कितना है सर 5k है, x की मल्टीप्लाई में जो होता है वही तो b होता है, 5k का स्क्वायर करोगे 25k² माइनस के 4ac, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है तो 4 1 4, c की मतलब 16, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे भैया 16, तो 4ac, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16, 16 चौका 64 आ गया, लेस देन 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात,
इसको तो 5k का स्क्वायर ही रहने दो आप, बिल्कुल सही बात है। 64 का मतलब है 8 का स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेस देन 0। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। बताओ लिख नहीं सकते क्या? अभी अभी तो बताया था हमने। हाँ सर अभी अभी बताया था आपने। यहाँ से देखो, एक बात सुन लीजिए मेरी, अब ध्यान से सुनना। यहाँ से दो वैल्यू आ सकती हैं, जब इसको 0 के बराबर रखोगे यहाँ से k की वैल्यू आ सकती है 8/5 लेस देन 8/5, यहाँ से आएगी -8/5। बट अब यहाँ हम दिक्कत कर गए, हम कैसे इसको सोल्व करेंगे? अच्छा एक बात सुनो मेरी ध्यान से, ये वाली में थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा एक काम करो, इससे बेटर तरीका बताता हूँ सोल्व करने का। यहाँ से 25 कॉमन ले लो, जैसे ही 25 कॉमन लोगे यहाँ बचेगा k² माइनस के 64 डिवाइडेड बाई 25 लेस देन 0। कोई दिक्कत है क्या? मान देखो हमने यहाँ से 25 कॉमन लिया है, जैसे ही हम 25 कॉमन लेते हैं हमने देखा यहाँ पे तो 25 है ही नहीं। जहाँ से कॉमन ले रहे हो अगर वो चीज़ वहाँ पे हो तो कॉमन आ सकता है, अगर वहाँ पे नहीं होता है, आपने ऊपर से कॉमन लिया है वो वहाँ पे नहीं है, तो आप डिवाइड में लिख देंगे उसको, ठीक है? ये वाली बात याद रखना। देखो 25 के अंदर मल्टीप्लाई करके देखो तो 25k² अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 25 की ये वाले 25 से, जब ये 25 अंदर जाएगा नीचे से कट जाएगा, 64 ही बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला 25 लेस देन 0 की तरफ जाएगा, गायब, 0 बन जाएगा। k² माइनस 64/25 का मतलब है 8/5 का स्क्वायर। देखो वही बन गया ना। हाँ ऐसे भी बिल्कुल समझ सकते हैं। देखो 5k² माइनस 8 स्क्वायर था, यहाँ पे हमने कॉमन लिया था तो k² माइनस 8/5 का होल स्क्वायर। जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे और लेस देन 0 होगा, क्या होगा? लेस देन 0। तो एक बात हमेशा याद रखना, k की वैल्यू ऑप्शन दिया गया है ना ये वाला C, आंसर तो 2 आएंगे हैं, 2 आंसर आएंगे ना। हाँ बिल्कुल 2 आंसर आएंगे। तो अगर कोशिश करेंगे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। k² इसको उधर लेके जाओ, लेस देन 8/5 का होल स्क्वायर, ठीक है? माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, ये लेस देन का साइन एज इट इज चल रहा है। k² लेस देन 8/5 का स्क्वायर। जब भी ऐसा होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर गायब नहीं करते हैं, कभी स्क्वायर से स्क्वायर गायब करके k की वैल्यू लेस देन ये लिख दो, ऐसा भी बच्चे करते हैं, k की वैल्यू लेस देन 8/5 लिख देते हैं और वो आंसर हो जाता है गलत। इस वजह से मैं कह रहा था a² माइनस b² लगाना ज़्यादातर, क्योंकि k की वैल्यू लेस देन 8/5 ऑप्शन में है, बट ये वाला आंसर आपका करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। जब भी k² लेस देन कुछ भी होता है उसका स्क्वायर होता है, आप उसकी वैल्यू लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो? ध्यान से सुनना, उसकी वैल्यू लिखने वाले हो ग्रेटर देन दिस माइनस के साथ, लेस देन दिस बट प्लस के साथ। ये कैसे आया? अभी इसी बात को थोड़ा सा याद कर लीजिए बस, ठीक है? थोड़ा सा याद कर लो। देखो मैं बताने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये वाली बात थोड़ा सा हमने बताया था, ये बहुत कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा, छोड़ो, चांसेस बहुत कम है, बट आप समझो फिर भी याद कर लो। k² लेस देन 8/5 का होल स्क्वायर, k² लेस देन किसी चीज़ का स्क्वायर होता है तो k की वैल्यू माइनस बार लिख, उसको एक बारी माइनस करके लिखो, एक बारी प्लस करके, माइनस करके लिखोगे k की वैल्यू ग्रेटर देन होती है -8/5 के, प्लस करके लिखोगे 8/5 के, इधर से ग्रेटर लगाना उधर से स्मॉलर का साइन। समझ गए ये वाली बात? ऐसे मत करना, वैसे कर लेना, ठीक है? यहाँ से भी 2 वैल्यू आती हैं, हालांकि क्या आएंगी सर? k की वैल्यू एक बार आएगी 5k माइनस 8 लेस देन 0 रखोगे, 5k प्लस 8 लेस देन 0 रखोगे, यहाँ से k की वैल्यू 8 उधर चले जाएगा पॉजिटिव, लेस देन 8/5, यहाँ से k की वैल्यू ऐसे निकालने की कोशिश करोगे तब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा। कैसे पता कर पाओगे कौन सा है? लेस देन 8/5 ये रहा, लेस देन -8/5 है ही नहीं, कैसे करोगे? समझ रहे हो ना आप लोग? थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बट यहाँ से आप अगर समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लोगे, k की वैल्यू 8/5 से तो छोटा है और k की वैल्यू -8/5 से भी छोटा है, यहाँ से नहीं आ रही प्रॉपर, ठीक है? तो आप याद कर लेना k², ये वाली बात याद रख लेना, अगर k² लेस देन किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो k की वैल्यू -a और +a के बीच में होती है, ये है बस मेन चीज़, ठीक है? तो k² लेस देन 8/5 स्क्वायर है तो k की वैल्यू -8/5 + 8/5 के बीच में होगी, -8/5 से बड़ी +8/5 से छोटी, ये वाली बात आप रट लेना, अभी के लिए याद कर लो। k² लेस देन a² है तो k की वैल्यू -a और +a के बीच में होगी। ऐसे जाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस कई बार रह जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आप 2 वैल्यू निकालोगे, फिर सोचोगे क्या करें। हालांकि इसका करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम बनाते हैं एक नंबर लाइन, ये दोनों पॉइंट जो आए हैं इन वाले पॉइंट को प्लॉट करते हैं, उसके बाद कुछ रीजन ढूंढते हैं, प्लस माइनस का साइन देखा जाता है, कुछ गड़बड़ होता है, तब जाके सवाल सोल्व होता है। बट अभी के लिए आप ये वाली बात याद रख लेना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, k² लेस देन a² देन k की वैल्यू -a और +a के बीच में होगी। नोट इट डाउन फास्ट। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, Sn = 3n² + n, सम दिया गया है, साथ में कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है 6। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म पूछा है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर कॉमन डिफरेंस ना होता हम तब भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखो हम सबसे पहले करेंगे क्या, n की वैल्यू 1 रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है तो आपको होना चाहिए। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1, 3 1 जा 3, 1² 1 मल्टीप्लाई 3 3 + 1 = 4। S1 4 आ गया। S1 का मतलब एक टर्म का सम। S1 का मतलब क्या हुआ, एक टर्म का सम। थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बात बताओ, एक टर्म का सम का मतलब क्या है। एक टर्म का सम का मतलब है, एक टर्म मतलब पहली टर्म का सम। यार पहली तो टर्म हुआ यार, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब 2 रखेंगे, देखो ये तो आंसर आ गया आपका, फर्स्ट टर्म आंसर आ गया आपका 4, आंसर आपका 4 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। कॉमन डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो कॉमन डिफरेंस ना दे के रखता और पूछ लेता कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस भी बताओ और Sn दे के रखता, ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ तक सोल्व हो गया। आगे क्या पूछा जा सकता है वो भी अभी बता रहा हूँ। केवल Sn दे के रखेगा, D पूछेगा और साथ साथ में A भी पूछेगा। तो यहाँ तक तो आपको करना ही है। फिर S की वैल्यू 2 रख देना, जब D भी पूछेगा तो यहाँ पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 रखोगे। देखो 3 2² + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 और 12, हाँ 12 और 2 14 हो गया। तो S2 का मतलब होता है 2 टर्म का सम, मतलब शुरू की 2 टर्म का सम और पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14 क्या आया है सर, 14 आया है पहली टर्म एंड दूसरी टर्म। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। 14 = पहली टर्म आप निकाल चुके हैं 4 + a2, 4 इधर लेके आइए, 14 - 4 = a2, मतलब 10 आया है a2, मतलब सेकंड टर्म 10 आ गया। अगर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है, सेकंड टर्म कितना आ गया 10। अगर सेकंड टर्म 10 है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 10, फर्स्ट टर्म कितना है चेक करो 4, देखो कॉमन डिफरेंस 6 ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपसे केवल A भी पूछ सकता है, दूसरा ये आपसे D भी पूछ सकता है, तीसरा आपसे कुछ भी टर्म दे देगा और बोलेगा ये कौन सी पोजीशन पे आ रही है। ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ ये नोट करो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसी के साथ इसके जैसा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए भाई ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट और एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई। मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको ना, 1 मिनट, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा अब बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है अब सही दिखाई दे रहा है यार, तब से कर देते। कौन सा टर्म 164 होगा, ये वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, उस पहले वाले क्वेश्चन से अच्छा वाला क्वेश्चन है। दिमाग हिल जाएगा, थोड़ा सा हिल जाएगा, कुछ नहीं करना, पूरा तरीका पहले तो कर लो। कौन सा टर्म 164 है, देखो कौन सा टर्म 164 है। अगर हमें AP का A और D मिल जाए तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले A और D निकालो। n की वैल्यू 1 रखेंगे सर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, 5 और 3 8 आ जाएगा। तो हमने बताया था ये A1 ही बन जाएगा, बिल्कुल सही। S की वैल्यू n की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यहाँ पे 2 रखो, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं। S2 का मतलब होता है A1 + A2। सर A1 + A2 22 आ गया, A1 8 है तो 8 यहाँ पे रखेंगे, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो A2 कितना आ गया, फ्रॉम हेयर यहाँ से A2 आ जाएगा 14। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब कॉमन डिफरेंस मतलब A2 - A1, A2 14 है, A1 8 है, कॉमन डिफरेंस आ गया सर 6। कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, 6 आ गया। उसने पूछा है विच टर्म इज 164, कौन सी टर्म 164 है, कौन सी टर्म 164 है। देखो ध्यान से,
सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम जानते हैं जब कभी भी वो पूछेगा कौन सी टर्म ये है या कौन सी टर्म वो है, तो उसको उठा के ए एन के बराबर रख देना। एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल किए हमने, तो कौन सी टर्म 164 है, 164 को उठाओ, 164 को उठाओ, ए एन के बराबर दे मारो। ए की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, आपने अभी अभी निकाले सर ए की वैल्यू कहाँ सर ये रही 8 प्लस एन की वैल्यू निकाल लेना इसके लिए, डी सर आपने अभी अभी निकाल के दिया 6, 164, 8 इधर लेके आओगे, 164 में से 8 माइनस करोगे 156 आ जाएगा। इधर लिख देते हैं 156 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड लगाओ, 156 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसको डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, एन माइनस वन इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा 27, 1 ऐड हो जाएगा ना, तो एन की वैल्यू 27। ये एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, अच्छे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी वो पूछ सकता है कि कौन सी टर्म ये है, ठीक है। कितना है 164 या कुछ भी दे देगा। समझ में आ गई बात? ओके, नोट इट डाउन फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या बोला है। बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4, -5 फ्रॉम द ओरिजिन। जब कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा, कहाँ से पूछेगा डिस्टेंस? ओरिजिन से। तो कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। 4 का स्क्वायर लिखो सर 16, जो दूसरा पॉइंट दिया गया है उसका स्क्वायर लिखो, -5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 25 ही होता है, दोनों को ऐड कर लो, अंडर रूट ले लो, 25 और 16 सर 41 आ गया, प्लस क्या आएगा सॉरी, और डिस्टेंस तो वैसे भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ए कोमा बी कोई पॉइंट दिया गया है, डिस्टेंस पूछा है ओरिजिन से, तो आपको ए का स्क्वायर लिखना है, बी का स्क्वायर लिखना है, दोनों का अंडर रूट लेना है, बात खत्म। ये वाला क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसके जैसा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ध्यान से सुनो। पॉइंट यही होगा, ऐसा ही कुछ पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ सकता है, यही वाले पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वो पॉइंट दिया गया होगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख देना विद द पॉजिटिव साइन। वाई वाला कोऑर्डिनेट -5 है तो आपको +5 लिखना है। जब कभी भी वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो 4 लिख देना प्लस के, मतलब एक्स वाला लिख देना। ये चेंज करेंगे तो ये डिस्टेंस भी चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर पॉइंट ए कोमा बी दे रखा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाली बताना है, वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स वाली बताना है, बट याद रहे साइन को पॉजिटिव रखना है। अगर साइन नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव चिपका देना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। आप जानना चाहते हैं कैसे हुआ? नहीं अभी छोड़ो, बस समझो। चलो यार बता ही देता हूँ। मान लो ये वाला पॉइंट आ गया 4, -5। सर 4 तो कहीं यहाँ होगा, 1 2 3 4, -5 कहीं नीचे होगा। मान लो यहाँ पे आ गया 4, -5। इसका अगर वो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा तो ओरिजिन की डिस्टेंस ये वाली होती है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। हाँ समझो, देखो 4 का मतलब एक्स वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला होगा, मतलब ये वाला चला होगा वो, समझ रहे हैं आप। 4 मतलब एक्स वाला, मतलब यहाँ से यहाँ, तो ये 4, -5 मतलब ऊपर से नीचे, ये रहा होगा 5, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाले पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाली, ये कितना है 4, 4 का मतलब एक्स वाला, हाँ। ये वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाली, ये मतलब 5, मतलब -5 था ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव रह गया नहीं, +5 मतलब वाई वाला। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो वाई वाला, वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो एक्स वाला। और ये ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ली तो ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हुआ 4, ये 4 ये 5, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो पीजीटी लगा देंगे, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। बट आपको जाना ही नहीं है, सीधा याद रखो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा वाई वाला बताना है विद द पॉजिटिव साइन, वाई एक्सिस से पूछेगा एक्स वाला बताना है विद द पॉजिटिव साइन, ओरिजिन से पूछेगा दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, अंडर रूट ले लेना है, कहानी खत्म। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। और कैसा पूछ सकता है इसके जैसा सवाल, वो भी अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा रफ करते हैं पहले इसको। देखो एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन, ऐसा भी वो दे सकता है, सीधा सीधा डेफिनेशन ही पूछ ले, है ना, जो हम बात कर रहे थे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस, उसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है?
याद है ऑर्डिनेट, बिल्कुल सही बात। जिसने बताया ऑर्डिनेट उसका ठीक है, जिसने बताया एब्सिसा उसका गलत है। कैसे बताता हूँ, पहले तो सुन लो। अगर वो एक्स एक्सिस की बात करेगा, डिस्टेंस पूछेगा किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से, उसका नाम क्या होता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, ऑर्डिनेट, एब्सिसा और 2 ऑप्शन कोई भी दे देगा। तो चिपकाना है ऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर एक्स की जगह दे दे वाई एक्सिस और 4 ऑप्शन दे के रखेगा, तो उसमें एक ऑप्शन एब्सिसा भी होगा, ABSCISS, तो उस पर चिपका देना। सर मतलब क्या है, मतलब सुनो ध्यान से। मान लो ये पॉइंट है, बोला ये वाले पॉइंट का पहले तो बता दो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, वाई वाला बताएंगे 4। तो इसने यही तो बोला है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसका नाम क्या होता है। सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई वाला, और वाई वाले का नाम क्या होता है सर, ऑर्डिनेट। समझ गए? और अगर पूछेगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और एक्स वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है सर, एब्सिसा। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस का नाम पूछेगा और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का नाम पूछेगा, बता दोगे। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का नाम पूछेगा तो सर वाई वाला कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस का नाम पूछेगा मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट, दैट इज एब्सिसा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, मतलब दूसरे वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ठीक है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है आपको, इफ 3, -6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट दिया गया है 0, 0, दूसरा पॉइंट दिया गया है x, y। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है भैया 3, -6। बोला है x और देन द पॉइंट x और y, x, y पॉइंट निकाल दो। यार मिड पॉइंट का मतलब कैसे होता है, मिड पॉइंट मतलब ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट मतलब याद है क्या, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट है। मतलब ये वाला जो 3 आया होगा ना, वो x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आया होगा। मतलब ये जो 3 है, 3 = x1 इसको मानो x को, x2 इसे मानो, या x1 इसे मान लो, x2 इसे मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर लेके जाओ, 3 × 2 = 6 = x। बिल्कुल सही बात। ये कैसे बना होगा, -6 = y + 0/2, 2 इधर लेके जाओ, -12। तो पॉइंट है 6 - 12। समझ गए? कहीं है 6 - 12? है बी ऑप्शन। बात समझो यार, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट का x1 + x2/2, y1 + y2/2। मतलब ये तो मिड पॉइंट है, ये तो x की वैल्यू है, मिड पॉइंट मान लो ना, ये तो मिड पॉइंट है, x की वैल्यू छोड़ो तो मिड पॉइंट है। कैसे बना होगा, x वाली वैल्यू दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड, तो हमने वही किया। एक तो वैल्यू 0 है, एक वैल्यू x है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड, किसके बराबर रखा, जो मिड पॉइंट है, ये रहा 3। ठीक इसी तरीके से y कितना है, -6, ये मिड पॉइंट था। कैसे बना होगा सर, 0 + y करके डिवाइडेड बाई 2, 0 + y डिवाइडेड बाई 2 = -6। x और y दोनों हमने निकाल लिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, क्या कुछ दिया गया है, ध्यान से देखना। बोला है कि गिवन फिगर है BP पैरेलल CF, BP CF के पैरेलल है, DP EF के पैरेलल, DP EF के पैरेलल है, AD और DE का रेशियो पूछा है। उसके साथ साथ फिगर में ये 2 दिया गया है, टोटल 8 है। अगर टोटल 8 है तो भैया ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 हो गया, टोटल 8 है, 2 माइनस किया तो ऊपर 6 बचा, 6 और 2 8, टोटल 8 हो गया, नीचे वाला 2, कोई दिक्कत नहीं। पूछा है AD रेशियो DE, AD और DE का रेशियो पूछे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ऐसी फिगर कभी भी देगा, ये लाइन इसके पैरेलल देगा, ये लाइन इसके पैरेलल देगा, ठीक है। तो जितना ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला। तो ये वाला पॉइंट क्या है, B, AB और BC, AB और BC का जो रेशियो होगा, AB कितना है सर 2, BC कितना है 6, वही बराबर होगा AD और D के। बस
ये वाली बात याद रखना। तो AD और DE भी किसके बराबर, 2/6। 2/6 का मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1/3। तो AD बाई मतलब अपोन में DE, अगर रेशो निकालना चाहोगे तो ऐसे लिख देना AD रेशो DE, ये भी कितना आएगा 1:3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1:3 पे चिपका देना, ठीक है। याद कर लीजिए, जब ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे के रखेगा, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल हुआ, तो AB/BC बराबर होता है AD/DE। कैसे आया, ध्यान से सुन लो भाई, ये इसके पैरेलल है ना, हाँ बिल्कुल पैरेलल है, तो थ्योरम लगा सकते हैं। क्या, कौन से वाली थ्योरम याद है क्या, थेल्स वाली? नहीं याद है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ये इसके पैरेलल होता है अगर, तो ACF ऊपर वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, तो थ्योरम ये कहती है कि AB/BC बराबर आ जाएगा AP/PF, AP/PF के, ठीक है। दूसरी बात, अब नीचे ध्यान से देखो, नीचे वाले ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो सेम थ्योरम, दो लाइन पैरेलल होती हैं तो भैया ऐसा सिस्टम बन जाता है कि AD/DE AP/PF। याद नहीं है क्या यार? अगर एक ट्रायंगल हो ABC, मान लो एक ट्रायंगल है, ये P है ये Q है, तो थेल्स थ्योरम ये कहती है अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो AP/PB बराबर आ जाएगा AQ/QC के। याद है, बिल्कुल याद है। तो नीचे वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, तो AP/PF बराबर आ जाएगा AD/DE। बट यार ये और ये देख, दोनों कॉमन आ गया, मतलब AP/PF AD/DE के बराबर है, AP/PF AB/BC के भी बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ इसके भी बराबर, ये चीज़ इसके भी बराबर, तो ये वाली दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगी। एग्जाम पढ़ी थी ना, उसमें वो आया था, एक चैप्टर आया था 9th क्लास में, पोस्टुलेट एग्जाम वगैरह आई थी ना यूक्लिड की, तो उससे दो चीज़ें एक कॉमन चीज़ के बराबर हैं तो वो दोनों चीज़ें भी इक्वल हो जाती हैं। तो AB/BC किसके बराबर हो जाएगा, AD/DE के। तो हमने भी तो वही बोला था, AB/BC AD/DE के बराबर हो जाएगा। AB/BC का मतलब 2/6, तो AD/DE का मतलब भी 2/6 यानी 1/3 यानी 1:3। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा हमने एक दो क्वेश्चन और साइड में लिखा है, NCERT से भी है, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भी है ये वाला। ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसी कुछ फिगर दी गई है, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें कुछ लिखा है ABCD करके, आप ध्यान से देख लेना। ये 10 है, ये 6 है, ये 3 है, और आपसे पूछा गया है BP बताओ। BP कहाँ है भैया, ये B पॉइंट है, ये P पॉइंट है। मेरे को एक बात बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो भैया 90 के सामने वाली ये जो OP है, ये OP हो जाएगी हाइपोटेनियस। O है ना, हाँ O। तो हाइपोटेनियस का मतलब होता है, हाइपोटेनियस किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर इसको मान लो या इसको मान लो, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये बेस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 36 हो गया 136, 136 का अंडर रूट ले लो, तो ये आ गया OP। OP कितना आ गया सर, OP आ गया अंडर रूट 136। समझ गए क्या भाई? ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करके अंडर रूट। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनो एक बात और, ये आ गया OP अंडर रूट 136। आपको निकालना है BP, ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ये OP हाइपोटेनियस है नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी। इसमें BP निकालने हैं, हाइपोटेनियस मतलब OP का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। कोई समस्या का विषय नहीं, बिल्कुल नहीं। OP कितना है सर, OP है 136, उसका स्क्वायर करना है। OP की वैल्यू अंडर रूट 136 रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे बराबर OB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BP आपको निकालना है 136, अंडर रूट 136 का स्क्वायर 136 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस PB का स्क्वायर। इसको उधर लेके आओ, माइनस करो, नीचे दिख जाएगा आपको, यहाँ नीचे बिल्कुल दिख जाएगा। तो PB का स्क्वायर बराबर 136 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा, 6 गया 130, 3 और 127। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 127 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितना है 127, वो भी अंडर रूट में। क्या ऑप्शन में है, यस है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके अलावा सर्कल के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं।
एक तो ये हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। भाई अगर सर्कल है, एक पॉइंट मतलब बाहर ही लेना पड़ेगा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, वो मैक्सिमम 2 टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इसका आंसर कितना है 2। सोच समझ के बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल टेंजेंट का रखा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। अगर एक सर्कल है, एक सर्कल में एक टाइम में कितने पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं एक ही बार में। अगर आपको पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, कितना पेयर पैरेलल टेंजेंट का आप एक ही टाइम में ड्रॉ कर सकते हैं। सर एक ही कर सकते हैं, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, ऐसे 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं एक दूसरे के, याद रहे, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा अगर आपको और करनी हो तो एक यहाँ से कर देंगे, एक यहाँ से, ऐसे कर तो बहुत सारी देंगे, बट एक ही टाइम में 2 टेंजेंट ड्रॉ ऐसी की जा सकती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये वाली बात भी याद रखिए कि फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट यू कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट टू द सर्कल। 2 टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल की जा सकती हैं ड्रॉ एक बार में, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, अगर आपका सर्कल होता है, सर्कल का ये डायमीटर है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट से आप ड्रॉ करते हो टेंजेंट 2, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। हम इसको प्रूफ भी करते हैं अगर आपको याद हो। ये सेंटर मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर मतलब ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये 90, ये भी 90, ये दोनों इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो ये लाइन इसके पैरेलल। तो डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों टेंजेंट पैरेलल होती है। ये वाली बात भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसा कुछ सर्कल आपके पास होता है, बिल्कुल सही बात है, एक सर्कल होता है, ठीक है। उसमें ये बोलता है 2 टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं, दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको रेडियस दे के रखेगा, मान लो 4 सेंटीमीटर गिवन है, आपसे पूछेगा टेंजेंट की लेंथ बता दो, या तो QP पूछ लेगा या PR पूछ लेगा। क्वेश्चन तो यही था आपका, बट उसके साथ साथ ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सुनना मेरी बात सुनो, जब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो रेडियस को ज्वाइन कर लेना दोनों तरफ, वो पूरा का पूरा QPRO जो तुम्हें दिखाई देता है क्वाड्रिलेटरल, वो एक स्क्वायर बन जाता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। जब ये स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 तो सामने वाली भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो सारी की सारी साइड 4 आ जाएगी, तो QP भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और PR भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको? नहीं, PR नहीं दिख रहा है, PR नहीं दिख रहा है, तो ये भी 4 ही होगा। ये एडिशनल बातें जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन के साथ, ये सारी बातें याद रखना, आप बी साइड में लिख लेना। भाई देखो तभी तो टाइम लग रहा है, अभी 9 ही क्वेश्चन कर पाए हम, बट हमने बहुत सारी बातें जानी है क्वेश्चन के साथ साथ भी, कि अगर देखो ये वाला क्वेश्चन था, बट उसमें ये वाली बात आप एक याद रख लेना सर्कल से रिलेटेड, एक ये बात है, एक ये बात है, ये भी बात याद रखना, डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, ये वाली बात भी याद रखना। एक बात ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, प्री बोर्ड में तो काफ़ी टाइम आता है, बोर्ड में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, बोर्ड में मेरे याद आ गया वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, रेडियस आपको दिया गया है, टेंजेंट की लेंथ बताओ। याद कर लो, जब भी 2 टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगी और रेडियस आपको दिया गया होगा और टेंजेंट की लेंथ पूछेगा, तो टेंजेंट की लेंथ रेडियस के ही बराबर होती है, क्योंकि वहां पे क्वाड्रिलेटरल की जगह वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो एक स्क्वायर बन जाता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, ऐसी कुछ फिगर दी गई है, अगर आपने हमारा लेक्चर देखा होगा सर्कल का, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया है, तो आप क्वेश्चन तुरंत उड़ा दोगे। कुछ गिवन है, कुछ लिखा गया है और बोला है AQ बराबर 5, AQ, हाँ ये AQ, ये वाली लेंथ, टेंजेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है। पूछा है पैरामीटर बताओ, पैरीमीटर बताओ, ट्रायंगल ABC का पैरामीटर। याद रहे ABC, जो ये ऊपर ट्रायंगल बनता है ये BC टेंजेंट होगी, तो ये वाला ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो 2 गुना होता है टेंजेंट की लेंथ के। याद कर लो ये वाली बात, टेंजेंट लेंथ का 2 गुना, टेंजेंट की लेंथ 5 दी गई है, तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली बात। 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में साइन थीटा
प्लस कोस थीटा बराबर पी दिया गया है। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू दिया गया है। आपको बोला है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू बताओ। ध्यान से सुनो, पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, दोनों को उठाओ, इसकी वैल्यू पूछा है तो इसमें ही रख दो, चेक करके देखेंगे। क्यू कितना है सर? क्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ब्रैकेट पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, बोला है -1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लो, इसको एज इट इज रखो, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इंक कम हो गई भाई, थोड़ा इंक डाल ले पहले, रुको 1 मिनट। देखो अब ध्यान से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे ना, जब इसको ओपन करोगे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, इसको ओपन कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसका मतलब साइन, सी का मतलब कोस। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये 1 बन जाएगा, ये प्लस के 1 ये माइनस के 1 कैंसिल आउट, बचेगा 2 कोस थीटा साइन थीटा। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस। सुनो ध्यान से, अब साइन सेक का मतलब 1 कोस थीटा प्लस कोसेक का मतलब 1 साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट 2 साइन थीटा और कोस थीटा आपको दिया गया है, सुनते रहो, बड़ा आसान होगा, हो गया बस सवाल खत्म। इधर देखो ऊपर, साइन यहाँ लेके जाओ, कोस यहाँ लेके जाओ, तो साइन थीटा एलसीएम वगैरह ले रहे हैं प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, ये यहाँ नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, ब्रैकेट में बचा है 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा है? 2 बचा है, साथ में इधर साइन थीटा बचा है प्लस कोस थीटा बचा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 एज इट इज, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या थी? पी, तो पी, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह क्या रखा है? पी, तो 2p। ये कौन सा क्या निकाला था हमने निकाला था सर क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, उसकी वैल्यू पुट करिए, बस क्यू की वैल्यू पुट करिए पी की, सोल्व करते गए लास्ट में आंसर बचा है 2p, बस यही इसका आंसर है, समझ गए? ओके, नोट करिए फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो, सीधा रिजल्ट है भाई, याद रखना है, और ये तो है आपके पास आइडेंटिटी। आपको पता है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पता है। 10 उधर लेके जाओ, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। साइड में दिया गया है थीटा एंगल 0 to 90, कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। आपके पास डायरेक्ट ऐसे ही दे के रखेगा, अरे यार आपके पास एंगल 0 से लेकर 90 तक ही तो है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी चेक करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रहा है, यही तो है। अगर tan इधर लेके आओगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समझ गए? अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan को उधर लेके जा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 30 मीटर। एक काइट 30 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ऐसे बनाना है। इधर काइट हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस लेना है, ये मान लो अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, इससे डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर की हाइट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड 60 मीटर। लेंथ बोला है 60 मीटर की लेंथ है भाई, कितने मीटर की लेंथ है? 60 मीटर की, स्ट्रिंग की लेंथ है 60 मीटर। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, कोई भी झोल वगैरह नहीं है, ऐसी पतंग बिल्कुल सीधी उड़ रही है, मतलब पतंग उड़ रही है और एकदम सीधा है, आपकी जो डोर है एकदम सीधी है, ऐसे नहीं है भैया ऐसे लहर वे ले रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एलिवेशन बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको बताना है। अरे सुनो यार, थीटा मानो ना, परपेंडिकुलर आपके सामने है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 30, हाइपोटेनियस 60, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया साइन 30। साइन 30 1/2 जब होता है जब थीटा का मान आप 30 डिग्री रखते हो, तो 30 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट है, अच्छा है, आसान है, ध्यान से सुनो। ए मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिनट हैंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जब भी जिस भी हैंड की वो बात करेगा आप उसको रेडियस मान लेंगे,
तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉरी, जिस भी हैंड की बात करेगा उसको रेडियस। तो मिनट हैंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और बोल रहा है फाइंड द एरिया, कहाँ गया ये रहा, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 to 8:25। एरिया बताना है 8 से लेके 8:25 तक। मान लो भैया आपके 8 कैसे बजते हैं, यहाँ होती है और एक ये होती है, तो 8 बज गए। अब ये 8 से लेकर 8:25 पे पहुंची है बात, क्या कहाँ पहुँच, अरे यहीं तो बजते हैं 8, क्या बोला है उसने, हाँ 8 AM। 8 से लेकर 8:25 पे पहुंच गई, यहाँ 8 बज रहे थे, 8:25 कब होंगे, 8:25 जब होगा जब 25 मिनट आगे पहुंच जाएगी। 8 बजे से लेके 8:25 कैसे बनेगा, तो भैया 8 बजाओ पहले, तो फिर 8:25 पे लेके जाओ। कितना घूमा है, 25 मिनट, कितना चलाया हो, कितनी देर चलाया हो, 25 मिनट चलाए, कितना घूमा है वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, सॉरी 25 मिनट बताया था नहीं, घूमा 25 मिनट नहीं है, 25 मिनट चलाए हो, ठीक है समझ गए ना। हाँ तो कितना डिस्टेंस, ये कितना एरिया कवर करेगा उसने ये पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन, अच्छा 8 से 8 AM टू 8:25 AM, 8 AM टू 8, देखो यहाँ थी 8 बज गए, जब यहाँ आएगी तो अब बजेंगे 8:25 हो जाएंगे लगभग। ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, थीटा आपको चाहिए, ध्यान से सुन लो। उसने कहा है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो तो रेडियस हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना चल रही है वो वाला एरिया कैलकुलेट। सर मिनट हैंड 12 से 25 पे पहुंचेगी, तब जाके 8 बजे से लेके 8:25 पे पहुंचेगी, तब जाके 25 मिनट चलेगा। तो 8:25 पे वो 25 मिनट चला, यहाँ से यहाँ तक ही तो चलेगा। ये वाला एरिया जो मिनट हैंड चल रहा है, जो मिनट हैंड ने कवर किया, जो उसने ये रीजन बनाया, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। एक बात सुनो, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल सही बात है। तो 25 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 150 का, हाँ बिल्कुल सही है, 25 का 150, तो 150 डिग्री का एंगल बनेगा 25 मिनट में, बस कहानी खत्म। एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 150/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 10 का स्क्वायर कर देना, 0 से 0 कैंसिल, 15/36 गुना 22/7, 10 गुना 10, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है इफ द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस इतना इज 29, रेडियस गिवन है 6.5, 6.5 का मतलब होता है 13/2, बिल्कुल सही बात है। और पैरामीटर आपको गिवन है, पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर का पैरामीटर गिवन है 29। अरे मानो यार ये सर्कल है, बिल्कुल ये सेंटर है, ठीक है सर, ये बन गया आपका सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। सेक्टर का पैरामीटर गिवन है 29, सेक्टर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना यार, ये बन रहा है, देखो ध्यान से, ये रहा सेक्टर, उसका पैरामीटर का मतलब क्या है, r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर r प्लस r 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क मतलब l, समझ गए। पैरामीटर ऑफ सेक्टर का मतलब r प्लस l, ये रहा। और कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में गिवन है 29 इज इक्वल टू 2r प्लस l, r भी गिवन है, r गिवन है 13/2, यहाँ पे 13/2 रख दो, r की जगह कितना रख दो 13/2, 2 से 2 गायब, 13 बचेगा, 29, 13 इधर आएगा -13 इक्वल टू l। तो 29, 9 में से 3 गया 6, 16 बच जाएगा लेंथ ऑफ आर्क आ गई कितनी 16। अब ध्यान से समझो, लेंथ ऑफ आर्क 16 आ गई। हाँ उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था एरिया होता है θ/360 πr², एरिया ऑफ सेक्टर ये तो होता है, उसके लिए थीटा चाहिए, थीटा यहाँ से निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क आ गया, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है θ/360 2πr, बिल्कुल सही बात है। लेंथ ऑफ आर्क सर 16 है, 16, 360 इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई 360,
2 पाई आर डिवाइड में लेके आ जाओ, 2 पाई आर, ये कितना आ गया सर थीटा, कैलकुलेट मत करना, हमें थीटा चाहिए था, आ गया। अब एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है सर। थीटा की वैल्यू सारी रख दो जितनी भी है, 16 मल्टीप्लाई 360, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देख लेना, उसे कैलकुलेट मत करना, सीधा सोल्व करना। ए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऐसी तो निकलेगा, थीटा अब आ गया हमारा, ये रहा थीटा रखो, 16 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है, ये 16 गुणा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये थीटा की जगह रखा है, डिवाइड में एक और 360, मतलब यहाँ लेके आ जाओ डिवाइड में, ठीक है भाई। थीटा के नीचे 360 है, थीटा ये सारा है और इसके टोटल के नीचे 360 लिखो, यही तो आएगा वो, बिल्कुल सही बात है, पाई आर स्क्वायर। 360 से 360 गायब, पाई से पाई गायब, एक आर से एक आर गायब, 16 2 8 16, 8 आ गया, 8 और साथ में बचा है आर, आर की वैल्यू 13/2 थी, याद कर, है ना, नीचे दिखाई दे रहा है तेरे को, हाँ 8 आर, एरिया 8, आर की वैल्यू एरी 13/2, 2 से काट, 2 चौक 8, 13 चौका 52, 52 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। हाँ 52 है ऑप्शन नंबर सी, बेहद आसान था, उतना मुश्किल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 16 क्वेश्चन बेहद आसान। देखो यार, कार्ड निकाला है 52 में से, प्रोबेबिलिटी बताओ, नोट अ किंग, किंग नहीं होगा, किंग 4 होते हैं, वो कह रहा है किंग नहीं होना चाहिए, तो भैया किंग को छोड़ दो, किंग 4 होते हैं टोटल कार्ड होते हैं 52। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए टोटल नीचे रखते हैं, ऊपर वो रखते हैं जो हमारे फेवरेबल कितने हैं, किंग नहीं होने चाहिए, नोट किंग की पूछिए, तो किंग हटा दो, कितने बचे 48, क्योंकि 4 किंग होते हैं, 48/52, काट के चेक कर लेना कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसको ध्यान से देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा 17 से पहले 18 देख लो ना, 18 में बोला है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो सबसे ज़्यादा बार, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसका मतलब होता है मोड, आंसर। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है भैया मोड, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, क्या बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 52 संडे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लीप ईयर में 52 संडे होंगे। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, लीप ईयर में 52 संडे पूछा है, 52 संडे, व्हाट इज द 52 संडे, नहीं मंडे पूछा है भाई, कोई बात नहीं, चलो संडे मंडे कुछ भी दे सकता है, वो तो संडे भी दे सकता है भाई, ठीक है, याद रखना 52 मंडे पूछा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 52 मंडेज। अब ध्यान से सुनो, लीप ईयर का मतलब 366 डेज, 366 डेज का मतलब हो गया 52 वीक्स प्लस 2 डेज, समझ गए। एक वीक में भाई, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 52 वीक्स में कितने हो गए 364 और 2 एरे 366। तो भाई एक बात बताओ, 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 52 वीक्स का मतलब कुछ भी नहीं सर, 52 वीक्स हुआ, एक वीक में एक बार तो मंडे आएगा ही, 100% आएगा, तो 52 वीक में 52 बार तो आएगा ही आएगा, 52 बार तो मंडे आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। एक वीक में एक बार मंडे आएगा, संडे क्यों जुबान पे आ रहा है बार बार, संडे नहीं मंडे, एक वीक में एक बार मंडे आएगा, तो 52 वीक में 52 बार मंडे आना है, बिल्कुल आना है। उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 52 मंडे, लीप ईयर में 52 मंडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सर रुक जाओ, अभी ये 2 दिन तो देखो पहले, अगर इन 2 दिन में से कोई भी एक दिन, इन 2 दिनों में से कोई भी एक दिन अगर मंडे हो गया तो 52 तो यहाँ 100% आएंगे, इन 2 में से अगर एक भी मंडे हो गया तो फिर तो 53 बन जाएंगे। हाँ तो ये वाला भाई दिक्कत कर रहा है, उसने तो केवल 52 का पूछा है, 53 का नहीं पूछा। भाई 2 दिन में से एक दिन ही तो हो सकता है मंडे, या तो ना हो, ऐसा तो है नहीं दोनों दिन मंडे थोड़े हो जाएंगे यार, कि आज मंडे तो नेक्स्ट डे भी मंडे, नहीं ऐसा नहीं होगा।
ये वाले 2 दिन कैसे सेपरेट होंगे, कैसे तोड़ेंगे इनको? सर हो सकता है मंडे आए उसके बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ऐसा हो सकता है। फिर संडे के बाद हाँ संडे और मंडे, ऐसा हो सकता है। मंडे और ट्यूसडे आएगा तो ऊपर ही पहुंच जाएगा। बताओ ये दो दिन ऐसे ही तो हो सकते हैं कि भैया 52 वीक के बाद जो दूसरा दिन में से पहला दिन है वो मंडे हो नेक्स्ट ट्यूसडे, या फिर ऐसा हो सकता है ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो अगला, ऐसा भी हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। बताओ ये वाले 2 दिन ऐसे ही तो हो सकते हैं भाई। 52 वीक खत्म हो गए, मतलब 364 दिन हो गए। 365 जब दिन आएगा वो हो सकता है मंडे का हो। अगर वो मंडे का है तो 366वां डेज कितने का होगा? ट्यूसडे का। बट ऐसा भी हो सकता है वो 365वां दिन ट्यूसडे का हो तो उससे अगले वाला वेडनेसडे का। ऐसे ही कहानी चलती जाएगी। एक बात ध्यान से देखो, अगर 52 मंडे हो, 52 देखो यहाँ अगर आ गया तो यहाँ तो मंडे आ गया और एक यहाँ मंडे आ गया, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक दिन आ जाता है, या तो ये वाला या ये वाला, तो यहाँ भी मंडे आ रहा है तो 52 मंडे ये रहा और एक ये केस बन जाएगा तो टोटल 53 मंडे हो जाएंगे। तो ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि उसने कहा था केवल 52 मंडे होना चाहिए। केवल भी ना बोले, केवल अगर वो ना बोले तो मंडे की बोलेगा, तो भैया 52 बोला है तो 52 चेक करना। अगर इनमें से कोई सा आ गया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अपने फेवर के हैं। अगर ये आ जाते हैं तो कोई समस्या का विषय नहीं है, 52 मंडे ही रहेंगे। हाँ लास्ट वाला अगर आ जाता है तो वहाँ भी मंडे आ रहा है, वो इसमें ऐड हो जाएगा, 52 + 1 53 हो जाएगा। 53 तो काम का नहीं है, क्योंकि मंडे होने चाहिए केवल 52। तो भैया ये और ये 53 बना रहा है, तो ये दोनों गलत, हमारे काम के नहीं है। टोटल तो 7 है, हमारे फेवर में कितने हैं? केवल सर 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/7। बताओ बात समझ गए क्या? देखो इसके अलावा कई सारी बातें होती हैं, ये तो केवल एक छोटा सा क्वेश्चन था। वो कोई भी डेज दे सकता है, वो संडे भी दे सकता है, मंडे वनडे कुछ भी दे सकता है। अगर वो लीप ईयर देगा तो लीप ईयर को ऐसे ही करना है, ठीक है? 52 या वो जो भी देगा, मान लो 53 दे दिया उसने, हाँ ठीक है, वो ऐसे भी तो बोल सकता है कि 53 मंडे होंगे, तो कोई बात नहीं। 52 वीक में 52 तो आ ही रहे हैं, बचता है 1। वो 1 कहाँ से आएगा मंडे? सर या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, ये दोनों फिर अपने फेवर के हो जाएंगे। ये सारे, अरे समझो इसको भी यार, ऐसे कैसे जाने देंगे, बात समझो इसको तो अभी समझो। ये वाला नोट करो पहले, ये वाला नोट कर लिया, फिर हम इसको एक डायग्राम बना के आपको आपके हाथ में सौंप देंगे, आप कर लेना, ठीक है? नोट हो गया। अब बस इसको यहाँ देखो, अगर उसने 53 मंडे बोला, कितना बोला? 53 मंडे, तो 53 मंडे कैसे आएगा? सर 52 वीक में 52 तो आ गए, 53 मंडे आ गए, प्लस 1 बचता है। 1 मंडे कहाँ से आएगा? इन 2 दिन में से आएगा। कहाँ आ रहा है? सर यहाँ आ रहा है और यहाँ। हाँ अगर वो 53 मंडे लेना चाहता है कि 53 मंडे होना चाहिए, तो ये दोनों अपने काम के होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 2/7। बात समझे? तो याद रख लेना, एक लीप ईयर में अगर मंडे का पूछ रहा है तो इस तरीके से करना है। इसी सेम तरीके से अगले और किसी दिन का कर देना। देखो वेडनेसडे भी 2 बार आ रहा है, थर्सडे भी 2 बार, फ्राइडे भी 2 बार, सैटरडे भी 2 बार, हर एक 2 बार आ रहे हैं, तो सबके लिए ये काम कर देता है। तो लीप ईयर में अगर वो मंडे का पूछ रहा है, 52 मंडे का पूछ रहा है, 5/7। फिर लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, 53 का पूछेगा तो 2/7, क्योंकि अपने फेवर में ये 2 हैं जो 52 में ऐड होके इन दोनों में से कोई सा भी 53 बना देंगे मंडे को। तो ये दोनों फेवर के हैं, टोटल 7 हैं, तो 2/7 हो जाएगा अगर वो 53 की पूछेगा। बताओ ये वाली बात समझ गए? हाँ मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मान लो थर्सडे की पूछ ले, 52 थर्सडे होंगे, एक थर्सडे ये रहा और एक थर्सडे ये रहा, तो इन दोनों को भगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है 52 होंगे, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5/7। और बोलेगा 53 होंगे, तो एक ये रहा एक ये रहा, तो इन दोनों को आना पड़ेगा, तो 2/7। समझ गए ना? तो अगर वो 53 की पूछ रहा है लीप ईयर में तो क्या बोलना है? सर 2/7। 52 की पूछ रहा है, मंडे की पूछे या अपने जैसे संडे की भी पूछ सकता है, तो क्या बोलना है? अगर 53 की पूछा है सर 2/7, और अगर 52 की पूछा है तो सर 5/7। ठीक है? हाँ
अच्छा अगर वो नॉन लीप ईयर में दे दे, उसका भी अभी समझ लो, ऐसा भी तो क्वेश्चन बन ही सकता है। चलो क्वेश्चन एक था तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया आपके। अगर नॉन लीप ईयर बोला, नॉन लीप ईयर या नॉर्मल ईयर बोलेगा तो 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब 52 वीक प्लस एक दिन। ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे। ये हमारे आसान हो गया। ठीक है सर, उसने पूछा है कि 52 मंडे होना चाहिए, चलो मंडे का ही ले लेते हैं। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में अगर पूछेगा तो 52 मंडे, 52 वीक में 52 मंडे 100% आएंगे। एक दिन और बचता है, अगर वो मंडे का हो गया तो 53 बन जाएंगे, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल उस गड़बड़ को हटाते हैं। सर मंडे ये रहा, एक मंडे ये रहा, बस। ठीक है, तो ये वाला नहीं आना चाहिए, ये कुछ भी दिन आ जाए, 1 2 3 4 5 6, टोटल है 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/7 अगर वो 52 मंडे की पूछ रहा है नॉन लीप ईयर में। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर वो 53 की पूछ ले, 53 मंडे की नॉन लीप ईयर में, सर 52 तो 100% आएंगे। वो जो एक दिन बच रहा है अगर वो भी मंडे का बन जाता है तो 53 मंडे हो जाएंगे। एक दिन में भैया वो एक दिन बच रहा है, ये रहा, अगर ये मंडे हो गया तो ये अपने फेवर में है इस बार। तो एक टोटल कितना है 7, ये हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी 52 मंडे की ये रही, 53 मंडे की ये रही। ऐसे ही ट्यूसडे की यही होगी, वेडनेसडे की, थर्सडे की, क्योंकि एक दिन एक ही बार आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है पहले की तरह। तो समझ जाओगे। अगर संडे की पूछेगा 52 बार तो सर 52 बार मतलब बस यही आएगा, इसके अलावा वो जो आएगा संडे वो कट करना है, यहाँ है तो इसको भगाना पड़ेगा। तो भैया ये नहीं आना चाहिए। बाकी ये सब कोई भी आ जाए तो ये सारे फेवर के हैं, ये नहीं है। तो टोटल 6, वो फेवर के 6, टोटल कितने हैं 7। अगर पूछेगा 53 मंडे संडे की तो 53 का मतलब आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। सैटरडे है तो कोई नहीं है, संडे है तो ये सैटरडे हो गया तो ये संडे हो गया। ये वाला आना चाहिए, मतलब अपने फेवर में 1 है। टोटल कितने हैं 7, तो 1/7। ये बातें नोट कर लेना फटाफट जल्दी, बस अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई, ये आपके काम का हो सकता है। ये हमने टेबल बनाई है, ये आपके काम की हो सकती है। ध्यान से देखो, अगर नहीं समझना चाहते तो रट लेना। प्रोबेबिलिटी ओनली 52 मंडे की, ओनली 53 मंडे की। मंडे वो संडे भी दे सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंग भी ऐसी ही बात बन जाती है। ठीक है, अभी निकाला था तो हमने उसका भी ऐसे ही। ठीक है, तो एक याद कर लेना, बाकी सारे हो जाएंगे अपने आप। नॉर्मल ईयर बोलेगा 52 मंडे नॉर्मल ईयर 6/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 52 मंडे का पूछा है, लीप ईयर में पूछा है तो 5/7, खत्म। अब ये भी किया है। 53 मंडे का पूछेगा नॉर्मल ईयर में तो 1/7। 53 मंडे का पूछेगा लीप ईयर में तो 2/7। टेबल बनाओ, याद करो, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये इंक कहाँ जा रही है, 1 मिनट बच्चा पार्टी, यही उम्र है कर ले। अरे अरे कहाँ चली गई भाई, हाँ इधर 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 इधर। चलिए ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है 18 तो हो गया, 19। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से सब लोग। 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 5 ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। 5 सेंटीमीटर के क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया। 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन करते हो तो क्यूबॉइड बन जाता है। 2 थे, दोनों को ज्वाइन करके क्यूबॉइड, तो लेंथ उनकी डबल हो जाती है। साइड 5 है तो लेंथ हो जाएगी 10। ठीक है, हाँ समझ गए। एक ऐसे रखोगे, एक इसके साइड में रखोगे, लेंथ ये 5 है और ये भी 5 है, तो टोटल क्यूबॉइड बन जाएगा। टोटल लेंथ 10 हो जाएगी। हाइट और ब्रेथ चेंज नहीं होती, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। 2 क्यूब को एक साथ रखते हो तो जो लेंथ होती है रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, वो क्यूब की साइड के डबल हो जाती है। ब्रेथ भी वही रहती है और हाइट भी वही रहती है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। आगे बोला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 300 है, चेक कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH, LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है 2 LB। लेंथ 10 और 5 50, 5 5 25, फिर आएगा 50।
50 50 100 125, 125 गुना 2 तो 250 आ गया, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने 300 बोला है। हाँ ये तो गलत हो गया है भाई, ये तो गलत हो गया ना, मामला गड़बड़ हो गया। तो जो असर्शन था ए, असर्शन ए वो ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सर? डी, ए इज फॉल्स। आर ट्रू ही होगा। जब ए फॉल्स होगा तो आर से क्या लेना देना? तो ए फॉल्स, और ए फॉल्स केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है डी। खत्म। 20 पे देखो बोला है सम ऑफ द सीरीज ऑफ द टर्म, nth टर्म tn दे रखा है 9 - 5n। उसने बोला है सम आ रहा है 465, वैन नंबर ऑफ टर्म इज 15। जब 15 टर्म होंगी तो सम होगा 465। चेक कर लेते हैं 465 होगा नहीं होगा। देखो एक बात सुनो, tn की वैल्यू 9 - 5n है, sn की वैल्यू नहीं है, ये टर्म गिवन है nth टर्म। 1 रखोगे n की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 रखो, 9 में से 5 गए 4 तो पहली टर्म आ गया। 2 रखो यहाँ पे 2, 5 दूनी 10, 9 - 10 तो माइनस का 1 आ गया, कोई दिक्कत। 1 रखोगे तो 5 में से 5 कम 5, 9 - 5 4, 2 रखोगे, ओहो हाँ ठीक है, 5 दूनी 10, 9 - 10 -1। कॉमन डिफरेंस निकालो, a2 - a1 यानी t2 - t1, -1 - 4 तो आ गया -5। कोई समस्या का विषय होना भी नहीं चाहिए। दूसरे में से पहली माइनस कर दी, ठीक है। अगर SN वाला होता तो a1 + a2 वाला सिस्टम बन जाता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 15 रख दूं तो अगर n की वैल्यू 15 आ जाती है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ थोड़ा दिख रहा है, ये लो यहाँ पे t15, अगर n की वैल्यू 15 आ जाती है तो यहाँ 15 रखो, 15 × 5 = 75, तो 9 - 75 तो कितना आ जाएगा? 66। बिल्कुल सही बात है। माइनस क्या आएगा और? तो 15वीं टर्म आ गई माइनस के 66। आपको तो सम निकालना था ना, कितनी टर्म का? 15 टर्म का सम चेक करना था। तो S15 आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? S15 का एक फॉर्मूला ये भी होता था, मतलब SN का। यहाँ अगर n आएगा तो SN का फॉर्मूला n/2 a + l, एक ये भी तो होता था, एक होता था n/2 2a + n - 1 × d। बिल्कुल सही बात है। तो n की वैल्यू 15 रखता हूँ, /2 a की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना आया 4, प्लस लास्ट टर्म कितना है सर? -66 है, तो यहाँ पे -66 रखो। इसे सोल्व करो, 15/2 ये -62 बचेगा, 2 से कैंसिल करोगे -32, 15 की 32 में गुना करो, 15 दूनी 30। नीचे लिखें क्या? नहीं साइड में लिख देते S15, 15 दूनी 30, हाँ से लगे 3, 15 × 3 = 45 और 3 = 48, और नेगेटिव आएगा है ना, क्योंकि ये साइन क्या है? नेगेटिव है। तो -480 आ रहा है, उसका क्या आ रहा है? 465 आ रहा है उसका। चेक कर लेना बस, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ बस मैं हमारा ठीक है, सही है। तो A इज, इसमें भी असर्शन क्या हो गया? फॉल्स। तो A फॉल्स हो गया, A इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर D पे जाएगा भाई। D टिक कर देना। A इज फॉल्स तो R से कोई लेना देना नहीं, बस A, अगर A ही गलत हो गया, A सही होता तो तब R चेक कर लेते हैं। अब इसने कहा A फॉल्स है तो A फॉल्स, तो R क्या रहा होगा? ट्रू। तो ऑप्शन नंबर D पे जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें कई सारे ऑप्शन दे गए हैं आपको। कितना आ रहा है? सही आ रहा है क्या? हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की? दो या 6, 2 × 2 ये आएगा, 15 × 15 5, 15 × 3 = 45, 15 × 15 5 1, 15 × 3 = 45, 15 × 3 और 1 46, 465 आएगा। फिर भी नहीं आ रहा ना, इसने कहा है प्लस, इसका है प्लस के 465, हमारा है माइनस के 465, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है। तो इनका कितना है? 465, हमारा -465, तो A गलत हो गया। ऑप्शन नंबर D सही है, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। और अगर A ट्रू होता तो कौन से पे लगाते? अगर A ट्रू होता तो R चेक करना पड़ता, तो A ट्रू R फॉल्स होता तो C पे लगाते, ठीक है। ओके चलो, आप बात समझ गए। देखो हमने 20 किए केवल क्वेश्चन, और टाइम इतना सारा हो गया, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया 20 क्वेश्चन में। थोड़ा यार, जब एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जब 1-2 बताने पड़ते हैं तो टाइम लग जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ये है कि कुछ समझ में ना आए
तो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारा समझ में आया होगा, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और अगर ये वाला लगाओगे आप, ये वाला सैम्पल पेपर, तो इसके साथ साथ जो और भी कई सारे सैम्पल पेपर हैं वो जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। 2-3 लगा लेंगे तो बाकी सारे उड़ जाएंगे एकदम। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की। तो अभी तो यही करते हैं 20 क्वेश्चन ही। सेक्शन बी सोच रहे थे और सी तक भी सोचा था हमने, हुआ है कितना, सेक्शन ए। हालांकि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दिया गया है 2/√7 को इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है 2/√7 को इरेशनल प्रूफ करना। तो वही अपना खुद कर लेंगे, a/b की फॉर्म में मान लेंगे, या फिर ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। हमने ऐसे क्वेश्चन कई सारे कराए हैं, ठीक है। चलिए, सेक्शन भी हम बाद में दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी तक आप इतना ही रखो। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये समझाना पड़ता है, कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो बताने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आप यहाँ तक ही रखो। ये बढ़िया वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए भी हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम सेक्शन बी सी डी करेंगे, वो अगली वीडियो में देखते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप सैम्पल पेपर ये देख लेना, गूगल पे हैं, CBSE के सैम्पल पेपर हैं, तो कई सारे सेट दे के रखे हो, सेट A B 1 2 3 बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। ये हमारा सेट नंबर 5 था शायद, हाँ 5वां सेट था, तो हमने उसी से, और स्टैंडर्ड का था, उससे निकाला। तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा अगर आप सीधा सीधा वहाँ जाओगे, सेट निकालोगे और सॉल्यूशन यहाँ समझ लेना। सॉल्यूशन भी उसमें शायद दे के रखते हैं, बाद में देख लेना, बट सॉल्यूशन देख के करना तो थोड़ा सही नहीं रहता। तो या तो फिर अपना दिमाग लगाओ या बैठ के समझो, ठीक है। सीधा सीधा कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, फिर सीधा सॉल्यूशन पे जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। फिर उस टाइम पे तो तुरंत याद आ जाता है, वो देखती है हाँ ऐसा था, बट बाद में वो चीज़ें याद नहीं रहती। जब तक अपना दिमाग नहीं उसमें घुसाओगे, नहीं लगाओगे, तब तक समझ में नहीं आती है। तो यहाँ से कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, अपनी यहीं तक ही रखते हैं इसको, और आगे हम सेक्शन बी और सी पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़िए आप लोग इसको। ओके, बाय बाय बच्चों।